अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है सैफ? मैम ठीक, अल्लाह का शुक्र। गुड। आज हम टारगेट कॉस्टिंग करेंगे इंशाल्लाह। टारगेट कॉस्टिंग बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बेसिकली जो आपने एक सोचा है अपने इदारे के लिए कि अब मैं ये प्रोडक्ट $10 का बेचना चाहता हूँ, $10 का बनाना चाहता हूँ, इसकी कॉस्ट मेरी $10 से ज्यादा की ना लगे। तो ये आपका अल्लाह भला करे, आपने अपने लिए एक कॉस्ट डिसाइड कर ली, टारगेट कर ली। तो आपने अपने लिए एक कॉस्ट तय कर ली कि भाई ये मार्कर है जो मैं बनाना चाहता हूँ। मार्केट में इस वक्त इसकी कॉस्ट है $20। ये $20 का मैन्युफैक्चर होता है, जो कि एक इंडस्ट्री का नॉर्म है और हर कोई इतने में ही बना पा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए टारगेट बनाऊं कि मैं इसको $15 की कॉस्ट में बना दूंगा। तो जब मैं अपने लिए एक टारगेट सिलेक्ट करता हूँ स्पेसिफिकली टू द कॉस्ट, उसको कहते हैं टारगेट कॉस्टिंग। फिर इसके ऊपर मैं लगाता हूँ कि अच्छा ठीक है, सेलिंग प्राइस इस वक्त मार्केट में इसी प्रोडक्ट की कितनी है, $30। तो $30 से ज्यादा का तो मैं बेच नहीं सकूंगा इसको, तो मैं भी सेलिंग प्राइस $30 ही रखूंगा। तो मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा? मेरा प्रॉफिट का टारगेट क्या बनेगा? $15। और बाकी सबका कितना है? 10। तो ये मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट है, जिसके लिए मैंने एक टारगेट कॉस्ट सेट कर ली है अपने लिए। इसको हम कहते हैं टारगेट कॉस्टिंग। जरा इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा। Target costing involves getting a target cost by subtracting a desired profit margin from a target selling price. Target cost Target cost is the cost at which a product must be produced and sold in order to achieve the required amount of profit at the target selling price. When a product is first planned, its estimated cost will often be higher than its target cost. The aim of target cost is then to find ways to closing this target cost gap. एग्जैक्टली This exactly. target cost gap and producing and selling the products at the target टारगेट cost. कॉस्ट। तो बेसिकली जो मार्केट में लोग जिसको इस कॉस्ट में बना रहे हैं 20, तो ये एस्टिमेट कॉस्ट हो गई कि इतनी तो फिर हमारी लगेगी ही लगेगी। बट हमारी हमारा डिजायर है, हमारी ख्वाहिश है कि हम टारगेट बनाएं इस कॉस्ट को और ये अचीव करके दिखाएं। तो ये जो अब हमें इन दोनों के दरमियान का जो गैप है, इन दोनों के दरमियान का जो $5 का गैप है, इसको क्लोज करना होगा। और इसको क्लोज करने के लिए हमें फिर तरीका निकालना होगा कि अच्छा, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं जो बना रहे हैं इस मार्कर को, उनका क्या प्रोसेस है बनाने का, और उनको क्यों कर ये $20 कॉस्ट पड़ रही है। हम कहाँ प्रोसीजर को बेहतर कर सकते हैं, हम कहाँ बचत कर सकते हैं, हम कहाँ इसको बेटर कर सकते हैं, एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ हम ये $5 बचा सकते हैं, ताकि हम अपनी टारगेट कॉस्ट को अचीव कर सकें, ताकि हम फिर अपने डिजायर्ड प्रॉफिट और डिजायर्ड सेलिंग प्राइस पे बेच सकें। सो दैट्स क्लोजिंग द कॉस्ट गैप। अच्छा, अब हम डिराइव कहते कैसे मैम, ये करते हैं टारगेट टारगेट कॉस्ट का? टारगेट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं कॉस्ट गैप को और कम कौन कौन करने से, के लिए हाँ, कौन कौन से यूज कर सकते हैं और कौन कौन से यूज नहीं कर सकते। देखिए, सबसे आसान चीज ये होती है कि कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी आखिर निकलती कैसे है। उसमें हम मटेरियल की कॉस्ट शामिल करते हैं, लेबर की कॉस्ट शामिल करते हैं और ओवरहेड्स की कॉस्ट शामिल करते हैं, ठीक है। तो यही तीन तरीके हैं या यही तीन जगह है जहां पे आप कॉस्ट को किसी ना किसी शक्ल में मिटिगेट या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मटेरियल में आप सप्लायर्स ढूंढेंगे, कोई ऐसा सप्लायर जो बल्क में आपको ऑफ दे,
कोई डिस्काउंट ऑफर्स आप देखेंगे कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर आपको कौन सा ऐसा सप्लायर है जो मटेरियल मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम डिस्काउंट पे दे रहा है। लेबर लेबर आप चेक कर सकते हैं कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं दूसरी इंडस्ट्रीज में, दूसरी फैक्ट्रीज में, क्या वो लोग ज्यादा चार्ज कर रहे हैं या कम चार्ज कर रहे हैं, या किस किस तरह की लेबर है। तो आप यहाँ पर कुछ चीजों को मशीन ओरिएंटेड करके अपना लेबर कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। फिर ओवरहेड्स यकीनन बिजली, आप सोलर लगा के बिजली का बिल कम कर सकते हैं। कुछ इस तरह के मेजर स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि जहां आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें एज मच एज पॉसिबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब आइए, टारगेट कॉस्ट को डिराइव कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं सेलिंग प्राइस, क्योंकि जाहिर है अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं मार्कर की, तो मार्केट में इस मार्कर की एक वर्थ है। $30 से ज्यादा का ये बिकेगा ही नहीं, 30 रुपीज से ज्यादा का ये बिकेगा ही नहीं। मैक्सिमम कोई बड़ा ही अच्छा मार्कर हो 50 रुपए, 100 रुपए। एक लिमिट होती है हर चीज की। आप इस मार्कर को 10,000 का कभी भी नहीं खरीदोगे, तो आप अपनी लिमिट्स में रहकर खरीदोगे। तो एक सेलिंग प्राइस होती है हर प्रोडक्ट का, एक रिक्वायर्ड प्राइस होती है, या एक जिसको कहते हैं वैल्यू होती है उसकी मार्केट में। उस वैल्यू से ज्यादा का आप मार्केट में नहीं बेच पाओगे उस चीज को। तो आपने वो देख लिया, उस पे आपने कहा कि मुझे मार्कअप मिनिमम फॉर एग्जांपल 10% चाहिए ही चाहिए हर हाल में। आपने मार्कअप भी रख लिया। अब आप देख रहे हैं कि आपकी कॉस्ट कितनी बच रही है पीछे, कि मार्कअप को हटा करके सेलिंग प्राइस को में से, तो पीछे जो अमाउंट बच रही है वो आपकी टारगेट कॉस्ट हो जाएगी। इम्प्लीमेंटिंग टारगेट कॉस्टिंग जरा पढ़िएगा। डिफाइन। Define product specification and estimate sales volume. Set a target selling price at which the company will be able to achieve the desired market share. Estimate required profit based on profit margins or return on investment. Calculate target cost. हम्म। एंड कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट बहुत आसान है। इलस्ट्रेशन देखिएगा। Great Games, a manufacturer of computer games, is in the process of introducing a new game to the market and has undertaken market research to find out about customers' views on the value of the product, as well as to obtain a comparison with competitors' products. The results of this research have been used to establish a target selling price of $60. This is the price that the company thinks it will have to sell the product at to achieve the required sales volume. Cost estimates have been prepared based on the proposed product specification. Manufacturing cost, direct material $3.21, direct labor $24.043, direct machinery cost $1.12, ordering and receiving $0.23, quality assurance 4.6, non-manufacturing cost आपके सामने है, marketing and distribution after sales service. The target profit margin for the game is 30% of the target selling price. Calculate the target cost of the new game and the target cost gap. क्या आप इसको खुद से कैलकुलेट करना चाहेंगे। ये सारा आपको मटेरियल, लेबर, मशीनरी कॉस्ट, ऑर्डरिंग, रिसीविंग सब दे दिया है। क्या आपको सेलिंग प्राइस मालूम है। हाँ, सेलिंग प्राइस भी हमें मालूम है, इट्स $30। $60 का 30% आपने क्या रखना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट रखें अपना 60 का 30%। और बताएं कितना आ रहा है। 18. $18 आ रहे। तो अब आपका $60 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट मार्जिन आपका 18 है, इसको माइनस करें तो आपकी टारगेट कॉस्ट आ जाएगी 42. 42। इसमें 42 मैन्युफैक्चरिंग 42 में हम इसकी अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही लेंगे ना, या नॉन मैन्युफैक्चरिंग को भी लेंगे। आपने दोनों, आपने जो है दोनों का लेना है ना, क्योंकि अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस में तो दोनों ही आएगा ना। सेलिंग प्राइस जब आप सेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस कैसे सेट होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये जो कॉस्ट आप सेट कर रहे हैं इसमें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग सारी कॉस्ट आप लोगे ना। क्या ख्याल है। ठीक हो गया।
तो हमारे पास जो भी करंट कॉस्ट बन रही है वो 3.21 प्लस 24.03 प्लस 1.12 प्लस 0.23 प्लस 4.60 प्लस 8.5 3.25 प्लस 1.3। अभी तो हमारे पास कॉस्ट 45 की बन रही है। कितनी? 45.89। टोटल? जी जी, टोटल टोटल आई थिंक मैं फोर्टी इसको फाइव दोबारा पॉइंट जरा। एट फाइव 89। 89। तो फोर्टी फाइव एट पॉइंट पॉइंट एट नाइन इज योर करंट कॉस्ट, जो कि मार्केट जिस पर ये बना रही है। और आपने सोचा है कि मैं $42 में इसकी कॉस्ट रखूं। तो अब ये आपका हो गया, ये आपका टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट हो गई, और इन दोनों को माइनस करें तो आपका कॉस्ट गैप निकल आएगा। टारगेट कॉस्ट इसमें हमारे पास 42 है ना। जी। 3.89 का कॉस्ट कैप आ गया। 3.89। चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट, ये हमारा 30% ऑफ 60, ये हमारा सेलिंग प्राइस 3.89। क्लियर? इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब जरा ये पढ़िए। Increasing the selling price will not close the cost gap because increasing the selling price will negatively affect the sales volume. ठीक है, तो इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इट्स नॉट गोइंग टू क्लोज द कॉस्ट गैप, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। वैल्यू एनालिसिस, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, टारगेट अच्छा, कॉस्टिंग इसमें में। एक चीज पूछनी है कि क्या हम मतलब प्रॉफिट को रिड्यूस करना चाहिए कॉस्ट गैप को खत्म करने के लिए। नहीं, प्रॉफिट, मतलब देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है तो कि आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आप सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उस प्रोडक्ट की हायर प्राइस। कुछ प्रोडक्ट्स ठीक ऐसे है। होते हैं, आप लिमिट हो जाते हैं, आप इससे ज्यादा आप बेच ही नहीं पाओगे मार्केट में। आप कर लो 35, कर लो 40, कर लो 50, कर लो, आप बेच ही नहीं पाओगे। आपके कॉम्पिटिटर्स जब 30 का दे रहे हैं तो कोई क्यों पागल आके लेगा आपसे महंगा? ठीक है, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, तो लिहाजा सेलिंग प्राइस आप इंक्रीज करने का फायदा नहीं है। अब आइए, आपको प्रॉफिट चाहिए, जो इस वक्त दूसरे इदारे प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके, वो 10% है। आप बोल रहे हो नहीं नहीं 10% नहीं, मुझे तो कम से कम 12% तो मिले। तो आपने कहा 12%, ठीक है। तो जब आप 12% पे जाओगे, आपको 12% आपका चाहिए प्रॉफिट, तो फिर आपको कॉस्ट ला महला कम करनी पड़ेगी। तो जो कम करनी पड़ेगी कॉस्ट, वो कॉस्ट आपकी टारगेट कॉस्ट है, जो आप अचीव करना चाह रहे हो, क्योंकि वो अचीव करोगे तो ही तो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब आप कह रहे हो कि कॉस्ट गैप खत्म करने के लिए मैं प्रॉफिट को ही कम कर दूं। तो सिर्फ ये कॉस्ट गैप कम करना मकसद थोड़ी है। ओके, कॉस्ट, मतलब हमारे पास हम दो काम नहीं कर सकते, एक सेलिंग प्राइस को नहीं इंक्रीज कर सकते कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के लिए, और दूसरा हम ये नहीं कर सकते कि हमारा जो टारगेट प्रॉफिट है, मतलब 30%, प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा 30% मार्जिन था, तो हम 30% के मार्जिन को हम क्या ये नहीं कर सकते कि भाई ठीक है हमारा कॉस्ट गैप नहीं कवर हो रहा तो हम इसको 30% मार्जिन पे बजाय हम 25% मार्जिन पे चले जाएं। ये दो काम हम नहीं कर सकते टारगेट कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है, सेलिंग प्राइस में लिमिटेशन आएगी। अगर आप इंक्रीज कर भी दोगे तो आपकी डिमांड कम हो, तो ये चीज, ये हल नहीं है। और दूसरा, प्रॉफिट कम क्यों, कॉस्ट गैप कम कर, कॉस्ट गैप का मतलब है कि मार्केट इस वक्त, फॉर एग्जाम्पल, मार्केट इस वक्त $20 का मार्कर बना रही है, ये उसकी कॉस्ट आ रही है। और आप कह रहे हो कि मैं कम से कम $18 में बना दूंगा तो मुझे प्रॉफिट $2 ज्यादा मिल जाएगा। तो ये जो दरमियान में कॉस्ट गैप है $2 का,
ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये कॉस्ट मैं कैसे कम करूं अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। तो इसका प्रॉफिट से क्या ताल्लुक है, या अगर तुम प्रॉफिट की परसेंटेज भी कम कर दोगे तो ये अल्टीमेटली पर्पस, मतलब दैट्स जस्ट फिर दैट्स नॉट साउंडिंग प्रैक्टिकल। दिस इज प्रैक्टिकल कि आपने मार्कर $20 का बना रहे थे, मार्केट में सब $20 का बना रहे हैं, जो कि बासानी बन जाएगा। आप चाह रहे हो कि मैं $18 में बना लूं इसी मार्कर को, $2 बचा लूं। अब $2 कैसे बचा सकता हूँ, या तो सप्लायर से कोई डिस्काउंट की सेटिंग बनाऊं, या तो लेबर से कोई सस्ती लेबर लेकर आऊं, या तो बिजली के बिल को कम करूं, किसी तरह ओवरहेड के खर्चों को कम करूं। तो ओवरहेड के खर्चे या सिक्योरिटी कम कर दूं, या सोलर लगवा लूं, या क्या ऐसा करूं कि जिससे मेरा कुछ पैसे बचने लग जाए, कम कॉस्ट में हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाए। राइट। ठीक हो गई कहानी। अब आइए वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस कहता है कि आप एग्जामिन करो उन फैक्टर्स को जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, so as to devise ways of achieving the intended purpose most economically at the required standards and quality and reliability। भाई आपने अपने प्रोडक्ट को इस तरह एनालाइज करना है कि आपको उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर उसके कॉस्ट को कम करने का तरीका पता चल जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक जमाना था, हम लोग जब बिस्किट्स खरीदते थे, हम लोग छोटे होते थे, तो बिस्किट का पैकेट जब भी खोलते थे तो उसके अंदर एक और पैकेजिंग होती थी जिसको हम बटर पेपर कहते थे। लेकिन आज आप कोई भी बिस्किट खोलते हो तो क्या उसके अंदर से कोई बटर पेपर निकलता है? नहीं, उसके अंदर नहीं पैकेट निकलता। में क्या है, क्यों? बिस्किट। क्योंकि ये पैकेजिंग कॉस्ट कम कर दी गई ना, कि क्या जरूरत है डबल पैकेजिंग की, सिंगल पैकेजिंग इज इनफ। जब उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी वैसी की वैसी ही अफेक्ट नहीं हो रही, तो क्या जरूरत है एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे डालने की। इसको कम किया जाए, हटाया जाए। नेक्स्ट, वैल्यू कैन बी व्यू, प्लीज पढ़िए यहाँ से। Value can be viewed from a number of different perspectives. Cost value is the cost of producing and selling an item. Exchange value is the market value of the product or services. Use value is what the article does, the purpose it fulfills, performance or reliability. Esteem value is the prestige the customer attaches to the product. एक प्रोडक्ट के वैल्यू को पता लगाने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो हो गया आपका कॉस्ट वैल्यू, दूसरा हो गया एक्सचेंज वैल्यू, कि आपका प्रोडक्ट दे करके बदले में क्या लिया जा सकता है, कितने पैसे का आप ले रहे हो। यूज वैल्यू, कस्टमर की नजर में उसकी क्या अहमियत है, क्या वर्थ है, कस्टमर उसके ऊपर कितना डिपेंड कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं क्लासेस लेने के लिए अपने लैपटॉप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हूँ, तो ये मेरी यूज वैल्यू है, इसकी वैल्यू मेरी नजदीक मेरे काम के हवाले से बहुत ज्यादा है लैपटॉप की। ठीक है। देन एस्टीम वैल्यू, एस्टीम वैल्यू, अब इसमें आप एस्टीम ब्रांड डाल दें, एप्पल का लैपटॉप ले लें तो भाई मेरा एस्टीम बन गया, स्टेटस को हो गया। दैट इज द एस्टीम वैल्यू दैट अटैचेस टू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, management can set benchmarks for improvement towards the target cost by improving production technologies and processes. Various techniques can be employed, for instance, reducing the number of components, using cheaper staff. Next, padhiye. Reducing the components, using cheaper staff, using standard components where possible, acquiring new or more efficient technology, training staff in more efficient techniques, cutting out non-value added activities, using different materials, identify using activity analysis, etc. ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, वही वाली बात जो हम ऊपर डिस्कस करके आए कि बिस्किट का रैपर जो है दो की जगह एक कर लिया जाए, रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, चीपर स्टाफ ले आए, लेबर सस्ती ले आए, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स वेर एवर पॉसिबल। स्टैंडर्ड को कस्टमाइज जब भी कोई चीज बनाते हैं वो महंगी पड़ती है, जब आप स्टैंडर्ड मार्केट से उठा लेते हैं तो फिर वो सस्ती पड़ती है। अक्वायरिंग न्यू मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जब आप उसकी तरफ जाएंगे, मशीन ऑपरेशंस की तरफ जाएंगे, तो वो आपको जाहिर है स्पीड में भी ज्यादा और क्वांटिटी में भी ज्यादा और क्वालिटी में भी बेहतर
चीज प्रोड्यूस करके देगी, तो हर लिहाज से आपको बेनिफिट है। ट्रेनिंग स्टाफ इन मोर एफिशिएंट टेक्निक, स्टाफ को आप ट्रेन करोगे तो उसमें भी आपको खर्चा आ सकता है, तो ट्रेनिंग आप इस तरह से करो कि आपका फिर आगे चल करके वेस्टेज ना हो। जो लेबर लगी हुई है प्रोडक्ट बनाने में, उसमें वो टाइम वेस्ट ना करे, उसमें वो मटेरियल वेस्ट ना करे, तो वहां से लॉस बचेगा, वहां से फायदा होगा। कटिंग आउट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को हटाएं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं और बिला वजह सिर्फ कॉस्ट इनकर हो रही है। यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल को इस्तेमाल करके चेक करें, उसकी वैल्यू एनालिसिस करें, हो सकता है कोई और मटेरियल से ज्यादा अच्छी चीज बन के निकल आए। नाउ एक्टिविटी 1, करिए खुद से। व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट ऑफ द रैबिट हच? गिव योर आंसर टू 2 decimal places। हम सेकंड ऑप्शन पे ले जाएं, सेकंड क्वेश्चन पे। ऊपर उस पे ले जाएं, इस क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 4 पे ले जाएं इसको। जी सैफ, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पे इसका ले जाएं, अगर इसका 4 क्वेश्चन नहीं नंबर 4 है, है। सिर्फ 3 तक है। 3 तक है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर्स देखें। बताएं। अच्छा जी। टारगेट कॉस्ट जो है वो इसमें 86 की है। टारगेट कॉस्ट कितनी है? 86 है या 93.75 है। और जो आपके पास जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो 86 है, जिस कॉस्ट पे भी आपका बन रहा है। 93.75 है 75। टारगेट कॉस्ट। जी जी। जी जी, टारगेट कॉस्ट 93.75 है, और जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो 86 की है। तो यहाँ पर ये 101 क्यों है? 101.5। 1.5, 1.5, 35, 48, ये 14 और 3 क्या चीज़ है? वेरिएबल ओवरहेड्स 3, इसमें आवर्स किधर दिए हुए थे मैम? क्वेश्चन पे देखे थे। मेक द हच स्मॉलर, मेक द विंडोज बिगर। करेक्ट बिल्कुल, ये आंसर। तो ये ऑप्शन दोनों ये भी ठीक है। मेरा सिर्फ ये लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का रेट दिया हुआ है, लेकिन मुझे उसके आवर्स उसमें नहीं नजर आ रहे थे। आवर्स कहाँ पे दिए मैं क्वेश्चन में? 7 पर आवर और 1.5 पर लेबर आवर, तो इसमें लेबर आवर कहाँ है? This is how much is so for this at a cost of 48, 17.5, 1.5 per meter. Labor hour is paid, labor hour is labor rate paid 7 per hour, और ये 1.5 पर लेबर आवर। यहाँ पे आवर्स कहाँ है इसमें? जिनसे ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास लेबर का रेट और वेरिएबल ओवरहेड का रेट निकलेगा। आवर्स यहाँ पे नहीं गिवन, तो आप पर आवर 1 आवर का ही निकालोगे और क्या। 1 आवर के हिसाब से यहाँ पर लेबर तो इसने 2 आवर्स के लिए हुआ। अगर यहाँ पर हम देखें तो 7 पर आवर है, तो 7 × 2 14 होता है। और वेरिएबल ओवर एट 1.5 के हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स करेंगे तो वो तब हाँ, ये तो फिर जाके 3 देखना की पड़ेगा कॉस्ट ना, टू बनेगी। आवर शायद फिर मेंशन्ड हो कहीं पे, लेट्स सी। मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये कहाँ टू मेंशन है। मीटर स्क्वायर्स आर रिक्वायर्ड। वो तो इसके लिए इससे मल्टीप्लाई हो वन जाएगा ना, मीटर ऑफ 17 वायर पर इज रिक्वायर्ड। These will एट be अ रेट ऑफ incurred 1 rate of 1.5 per labor hour. आवर्स का तो और कहीं जिक्र नहीं है। हो सकता है इन्होंने यहाँ। ये लेबर आवर और ये लेबर आवर को एड अप कर दिया हो। चलें एडअप भी कर लें तो फिर भी 14 और 3 तो कैसे आ सकता है? नहीं ना, तो 2 आवर्स हो गए ना, 1 आवर नॉर्मल लेबर का, 1 आवर वेरिएबल ओवरहेड का। खैर एनी हाउ, अगर यहाँ पे मिसिंग है तो कोई ऐसी बात नहीं है, एग्जाम में ऑफ कोर्स आपको हर चीज मेंशन्ड होगी। और इट्स ओके अगर ये पार्ट मिसिंग है। अदर देन दैट, आपको क्लियर तो हो गया ना कि किस तरह निकल रहा है टारगेट कॉस्ट और कॉस्ट गैप। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीकेशंस पढ़िए। Target costing turns the traditional cost plus approach pricing on its head, meaning pricing is the first consideration. Cost control is primary consideration of development of the product, not merely as an activity which happens alongside production. Performance management will therefore focuses on two things: ensuring sale targets are met, as well as finding ways of improving the processes to achieve the target cost. तो इम्प्लीकेशन बेसिकली क्या है कि ट्रेडिशनल कॉस्ट प्लस अप्रोच टू प्राइसिंग
से बेटर है कि प्राइसिंग इज फर्स्ट कंसिडरेशन। प्राइसिंग यानी मैंने कहा कि सेलिंग प्राइस से इससे आप क्रॉस नहीं कर सकते, दैट्स द फर्स्ट कंसिडरेशन। और फिर आप कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्राइमरी कंसिडरेशन टू डेवलप द प्रोडक्ट, क्योंकि आप अपना अल्टीमेटली हर बिजनेस अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे आइए। टारगेट कॉस्टिंग इन सर्विस इंडस्ट्रीज, भाई सर्विसेज के लिए हम किस तरह कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज हमें मालूम है, इंटेंजिबल होते हैं, इंसेपरेबल होते हैं, वेरिएबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, साइमल्टेनिटी। इसमें से कोई वर्ड है जो आपको नहीं समझ आ रहा? ऐसे इंटेंजिबिलिटी, जिसमें छू नहीं सकते। इंसेपरेबिलिटी या साइमल्टेनिटी, सर्विसेज जब आप परचेज कर रहे होते हो उस एट द सेम टाइम कंज्यूम भी कर रहे होते हो, अलग अलग नहीं होता। जैसे प्रोडक्ट आपने परचेज किया, आप घर ले गए, अब वो आपके पास है प्रोडक्ट 2 साल 3 साल, बट सर्विस का ऐसा नहीं है। सर्विस आपने ये परचेज की, ये कंज्यूम की, और बस उसी वक्त हाथों हाथ कंजम्पशन होती है। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ, आप उसी वक्त पढ़ रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। अलग से घर पे आप नहीं बाद में पढ़ सकते। हाँ, आप रिकॉर्डेड लेक्चर का आगे वो हो सकता है, लेकिन वो अगेन वो फाइनेंशियल एसेट उसको कहेंगे, उसको फिर हम सर्विस नहीं कहेंगे। सर्विस ये है जो मैं लाइव आपको क्लासेस दे रही हूँ। ठीक है, सर्विस ये है आप सैलून से बाल कटवाने जा रहे हो, जब बार बार बाल काट रहे हैं आपके, उसी वक्त आपके बाल कट रहे हैं, दैट इज साइमल्टेनियटी। हेट्रोजेनाइटी का मतलब है कि वेरिएबल होगा, सर्विसेज थोड़ी सी 19-20 का फर्क आएगा। एक दिन टीचर ने पढ़ाया बहुत जबरदस्त, एनर्जी ये हाई थी, दूसरे दिन पढ़ाया जरा थकी हुई थी, जरा एवं ही पढ़ा दिया, जरा बस काम खत्म करने के लिए पढ़ा दिया। ठीक है, बाल कटवाने जाओगे हर दफा सेम नहीं कटेंगे, हालांकि वो बंदा सेम ही होगा जिससे कटवाते हो, मगर कभी वो बड़ा अच्छा काट देगा, कभी आपको मजा नहीं आएगा, कभी तो बड़ा मजा आ जाएगा, और कभी एवरेज सा रहेगा। तो 19-20 का फर्क रहेगा। पेरिशेबिलिटी, सर्विसेज खत्म हो जाती है, बाल कट गए हफ्ते बाद फिर बढ़ गए, खत्म हो जाती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। हमेशा हमेशा के लिए आप वो हेयर कट लेकर नहीं घूम सकते कि मेरा हो गया, मेरे नाम पे हो गया, नहीं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विसेज के। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स विद टारगेट कॉस्टिंग फॉर सर्विसेज। सर्विसेज की टारगेट कॉस्टिंग करना जरा मुश्किल है, क्योंकि यही सारी वजूहात हैं जिनको उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, कि इसी वजह से जो है उनको कॉस्ट उसकी फाइंड आउट कर पाना जरा मुश्किल होता है, और फिर टारगेट कॉस्टिंग तो एक और मुश्किल मरहला होता है। अच्छा, ये सवाल जरा कीजिए खुद से। जी, क्या आंसर का? two only. Option two, B only. बी ओनली? इट्स बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ये जरा कीजिए। One and two. यूजिंग स्टैंडर्ड components wherever possible, acquiring new more efficient technology। ठीक है, नेक्स्ट। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है।
लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की तरफ जाते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बहुत आसान है। जैसे हमने बचपन में ग्रेड 7 में 8 में साइंस में लाइफ साइकिल पढ़ी थी चिकन की, एक अंडे की, कि कैसे एक अंडा कितने दिनों में चिकन में तब्दील होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर एक दिन वो मर जाता है। तो ये उसकी लाइफ साइकिल है। इसी तरह प्लांट्स, सीड होता है, फिर सीड सैपलिंग बनता है, फिर सैपलिंग से थोड़ा सा बड़ा प्लांट, फिर और बड़ा, फिर बिल्कुल पेड़ बन जाता है, और फिर फाइनली एक दिन मर जाता है। तो ये लाइफ साइकिल, कोई भी इंसान हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। इसी तरह प्रोडक्ट की भी और बिजनेस की भी एक लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, जब वो नया नया इनोवेट हुआ, इन्वेंट हुआ, और उसको बनाया गया फिर वो ग्रेजुअली उसको मार्केट में लॉन्च किया गया, फिर लॉन्च होते होते लोगों को उसके बारे में पता चला, उसकी मार्केट जरा ऊपर गई, पीक पे गई, अब सबको उस प्रोडक्ट के बारे में पता है, मेच्योर हो गया है प्रोडक्ट, ब्रांड बन चुका है। अब एक वक्त आएगा, वो स्ट्रेट उसी लाइन पे पीक पे चल रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि अब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, तो लिहाजा ये अब ओल्ड हो गया है और इसकी डिक्लाइन फौरन शुरू हो जाएगी, और ये गिरते 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 एक वक्त आएगा कि ये ऑब्सोलीट हो जाएगा। सो दैट इज द लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल की कॉस्टिंग कैसे करनी है? इट इज द accumulation ऑफ कॉस्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट्स एंटायर लाइफ। It's the accumulation of costs over a product's entire life. So life cycle costing basically aims to cost a product, service, or customer or project over its entire life cycle. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहता है कि भाई तुम सिर्फ एक पीरियड का क्यों कॉस्ट चेक कर रहे हो, पूरे के पूरे लाइफ साइकिल का चेक करो कॉस्ट, विद द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न। और हर जगह एम यही है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, रिटर्न मैक्सिमाइज हो, वाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट्स। तो इसको मिनिमाइज करना है। ट्रेडिशनल मेथड कहता है कि सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर या एक पीरियड के लिए कॉस्ट को देखो। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहती है कि नहीं, पूरी की पूरी लाइफ पे देखो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है प्रोडक्ट की, फिर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मार्केट में, प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्ट मेच्योरिटी में पहुंच रहा है, और फिर फाइनली डिक्लाइन। सो ये फेजेस हैं किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ के: डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। सेल्स वॉल्यूम डेवलपमेंट में नहीं होगी, इंट्रोडक्शन में वेरी लो लेवल्स, ग्रोथ में रैपिड इंक्रीज, मैच्योरिटी में स्टेबल हाई वॉल्यूम, और डिक्लाइन में फॉलिंग डिमांड। कॉस्ट ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को शामिल करेंगे, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एनी टेक्निकल डेटा उसको शामिल करेंगे, ट्रेनिंग कॉस्ट, लेबर्स को ट्रेन करने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, इन सब को हम कंसिडरेशन में लेकर आएंगे। फिर इन्वेंट्री कॉस्ट, एंड देन फाइनली रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल कॉस्ट। तो ये तमाम वो कॉस्ट हैं जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में इन्वॉल्व होंगी। कोई ऐसी कॉस्ट है जो हमारी लाइफ साइकिल कॉस्ट में इंक्लूड, जिसको हम ना कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है, सारी की सारी इन्वॉल्व। लाइक मैक्सिमाइजिंग, डेप्रिसिएशन, लाइक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड करेंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में? बिल्कुल करेंगे। मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिजाइन कॉस्ट आउट ऑफ प्रोडक्ट्स, मिनिमाइज द टाइम टू मार्केट। डिजाइन कॉस्ट आउट ऑफ द प्रोडक्ट्स यानी कि आप अगर चाहते हैं कि आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो ओवर द लाइफ साइकिल, तो आपको डिजाइनिंग की जो कॉस्ट है ना, वो एक दफा अप्रोक्सीमेटली 70 to 90% ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल कॉस्ट आर डिटरमाइंड बाय डिसीजंस मेड अर्ली इन द लाइफ cycle at the design and development stage. Therefore, design and production teams must work together to ensure costs are minimized. जब हम डेवलपमेंट स्टेज पे होते हैं ना, तो डेवलपमेंट स्टेज पे डिजाइन, प्रोडक्ट के डिजाइन के ऊपर काम हो रहा होता है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा होता है, और मैक्सिमम डिसीजन उसी वक्त ले लिए जाते हैं जो ये तय करते हैं इस बात को कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट किस हद तक मिनिमाइज होगी या मैक्सिमाइज होगी।
तो यही कहा जा रहा है कि उस लम्हे डेवलपमेंट फेज पे बहुत ध्यान रखें, सोच समझ के डिसीजंस लें, अच्छे से छान पटक करें, अच्छे से एनालिसिस करें, अच्छे से अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें कि किस हद तक कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है, तो वो आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। मिनिमाइज द टाइम टू द मार्केट, फिर उसके बाद जैसे ही आपको आइडिया आया, आपने उसकी डेवलपमेंट की, तो फौरी तौर पे उसको मार्केट में लॉन्च कर दें, डिले ना करें। क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो कोई और कॉम्पिटिटर आपसे पहले लॉन्च कर देगा, हालांकि आइडिया आपका था, बट आइडिया लीक होने में टाइम नहीं लगता, और कोई और उस पे एग्जीक्यूशन कर दे तो उसको एज मिल जाएगा पाइनियर होने का। तो आपको मेक श्योर करना है कि यू मिनिमाइज द टाइम टू द मार्केट आफ्टर द डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट फेज। नेक्स्ट, मिनिमाइज ब्रेक इवन टाइम। अपने प्रोडक्ट का ब्रेक इवन टाइम भी मिनिमाइज करने की कोशिश करें कि कब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप चले जाएंगे, कितनी जल्दी, जितनी जल्दी जाएंगे उतना आपके इदारे के लिए अच्छी बात है। एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द लाइफ साइकिल इटसेल्फ। आप अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करें। जब आप अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहेंगे तो उसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आप देर से ऑब्सोलीट होगा आपका प्रोडक्ट मार्केट में। वाई कैलकुलेट लाइफ साइकिल कॉस्ट, भाई कैलकुलेट करें ही क्यों, जरा पढ़िए। Life इतना cycle costing has a life cycle costing has a different purpose from cost accumulation system that measures actual cost of production and sales. Traditional costing systems are intended to measure the cost of a product in each accounting period and the profit or loss that should be reported for the product for the period. The purpose of life cycle costing is to assess the total cost of a product over its entire life, to assess the expected profitability from the product over its life cycle, over its full life. Products that are not expected to be profitable after allowing for design and development cost or cleaning up cost should not be considered for commercial development. ठीक है। Feature of many competitive Feature of many competitive markets is that product life cycle are getting shorter and organizations must continually redesign existing products and develop new ones। कहा यह जा रहा है कि बदलते वक्त के साथ अब पहले के जमाने की तरह किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल 20 साल नहीं चलती, हार्डली 4 साल 5 साल एंड दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं चलती। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करने की जरूरत होती है, बेहतर करने की जरूरत होती है, उनका क्वालिटी को एनहांस करने की जरूरत होती है। तो ये जिस वजह से लाइफ साइकिल जो है कम हो गई है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल टाइम्स। इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये आपने खुद से देख लेना है, इसमें डिस्कशन में काफी चीजें कर चुके हैं। इट्स जस्ट द रेपिटेशन। इसकी एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। Solaris specializes in the manufacture of solar panels. It is planning to introduce a new slimline solar panel specially designed for small businesses. Development of the new panel is to begin shortly, and Solaris is in the process of determining the price of the panel. It expects the new product to have the following costs: year 1, year 2, year 3, year 4 की cost given है, R&D, marketing, production, customer service, disposal of specialist equipment. The marketing director believes that customers will be prepared to pay $500 for solar panel. Selling price तय हो गई, but financial director believes this will not cover all the costs throughout the life cycle. Calculate the cost per unit looking at the whole life cycle and comment on the suggested price. कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है होल लाइफ साइकिल के ऊपर, सिंपली सारे कॉस्ट को एड अप कर लें जो जो मेंशन्ड है, R&D, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और चारों सालों के डिस्पोजल। टोटल लाइफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा 22,235। टोटल प्रोडक्शन कितनी है? 42,000 यूनिट्स की। डिवाइड करेंगे आपको कॉस्ट पर यूनिट 52940 निकल के आ जाएगा। टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट आर 529.40 पर सोलर पैनल विच इज हायर देन द सेलिंग प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है हमारी 500 है और हमारी कॉस्ट जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। At this price and cost, the slimline solar panel would not be profitable. इस वक्त तो प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, एक्सीड कर रही है सेलिंग प्राइस के।
So cost could be reduced by analyzing each part of the cost throughout the life cycle and actively seeking cost savings. For example, using different materials, using cheaper staff and acquiring more efficient technology. जो आपका कमेंट्स का हिस्सा है वो यही है। तो ये आप पढ़ें और इसी तरह आपने कमेंट करना है पेपर में। P5 PM की ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें कमेंट जो है FM की तरह बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। ये आप जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपने वो लिख लेना है, दैट्स इट। कि भाई कॉस्ट अगर कम करनी है तो हम मटेरियल की कॉस्ट कम करने की देखेंगे, चीपर लेबर को हायर करेंगे, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, यही सारे तरीके। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो यही करना है। अदरवाइज अगर हमने ये सब ना किया तो वी विल बी कंटिन्यूइंग टू इनकर अ लॉस, बिकॉज $29.4 से एक्सीड हो रही है हमारी कॉस्ट सेलिंग प्राइस से। तो प्रॉफिट तो दूर की बात है, हम ब्रेक इवन भी नहीं कर रहे। अच्छा, ये सवाल है, जरा कीजिए। आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट, ये फाइंड आउट करना है।
ए आंसर आ गया। यस मैम। 312.2075 पर यूनिट। 321.64। 312 पॉइंट क्या गलती की है? 321 है भाई। देख लो कहाँ कैलकुलेशन एरर हुई है, या यहाँ टाइपिंग हुआ है मिस्टेक। 53,000 यस 53,000 थे यूनिट्स है। बस। यस यूनिट्स तो ठीक हो गए, लेकिन मेरे पास ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट में फर्क आ रहा है। कॉस्ट में मेरे पास है 16.2। कॉस्ट मिस तो नहीं करती मैंने क्वेश्चन पे लेके दी? 16.2 कहाँ है? यहाँ तो कहीं नहीं है। फोर्टीन पॉइंट बस फाइव फोर सेवन है। मेरे पास जो टोटल कॉस्ट बनी है वो 16.547 है, तो यहाँ पर जो है वो 17.047 है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट में। मैंने यहाँ पर 1.8 पॉइंट डाले फाइव मार्केटिंग, डेवलपमेंट, डिस्पोजल। डिस्पोजल कॉस्ट क्या करेंगे? डिस्पोजल 0.2 है, और मेरे ख्याल में आई थिंक मार्केटिंग नहीं ज़्यादा। प्लस इसमें अगर 0.5 करें तो आप दोबारा कैलकुलेट कर लें, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन एरर है, यही आंसर आएगा 70। यस मैम, मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं ज़्यादा। 3 to 1 पॉइंट पॉइंट सिक्स सिक्स फोर 3 to 1.64 ठीक ठीक है, है आंसर। चलिए। अब आइए नेक्स्ट, जल्दी से बताएं इसका आंसर। ऑप्शन ए, डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज। एट द डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड। ऑल ऑफ देम। करेक्ट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे कितने चैप्टर्स रहते हैं? थ्रूपुट एंड ईएमए। थ्रूपुट अकाउंटिंग, थ्रूपुट के बाद? एनवायरमेंटल रहता है। हम्म। एनवायरमेंटल। थ्रूपुट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ दो चैप्टर्स रहते हैं। ये इंशाल्लाह हम लोग अब कल इसको देख लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। बाकी आई होप आप अपने बाकी सारे टॉपिक्स के CRQ और MCQs सब कर रहे हो और उसी तरह से चल रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया है। हम कल जी की जी क्लास फिलहाल में। तो जी। फिलहाल जी जी फिलहाल तो मैं उनके साथ उसी तरह ही चल रहा हूँ। लेकिन मैम ये जो चले वेरिएंस डिसीजन मेकिंग में, तो उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी थ्योरेटिकली तो जो उस वक्त एट द पॉइंट इन टाइम जो समझ आएगा वो मैं उसको एज इट इज उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। मैम प्लीज मैम कल की क्लास में अगर जो ये जो हमारा परफॉर्मेंस का सेक्शन है खास तौर पे इसमें, जिसमें वो आपको टोटली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असेस करवा रहा होता है, टोटल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असेस करवा रहा होता जी। है, ठीक है। तो उसमें हमें क्वेश्चन का कोई फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क बन जाए जिसमें
मेरे पास एक स्टैंडर्ड हो कि मैंने कहा मेरे पास या सेट ऑफ, मतलब मैं अपने लिए एज्यूम करके ये क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए एज्यूम कर ले, जिस तरह हम ऑडिट रिस्क में मैं एग्जांपल दे के उसकी मैं एग्जांपल आपको, अगर मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड आप कर दें, कि जिस तरह हम ऑडिट रिस्क में हम कहते हैं जी आपने पहला स्टेप है आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। मेरे लिए मैंने एज्यूम करना है भाई मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्वेश्चन से रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा। फिर उसको मैंने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन हम उसको आई थिंक 3 पॉइंट्स में करते हैं, जिसमें उसका इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो IAS 37 प्रोविजन से है, तो हम पहले उसको स्टैंडर्ड बता रहे होते हैं भाई कि स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो यहाँ पर व्हाट कुड गो रॉन्ग, मैं अपने लिए अज्यूम करूंगा कि यहाँ पर गलत क्या हुआ है, तो जो गलत हुआ है उसको एक्सप्लेन करूंगा, और देन उसके बाद जो है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है प्रॉफिट PNL पे और SOFP पे। तो इस तरह का अगर कोई सेट ऑफ फ्रेमवर्क अगर बाकी किसी के लिए ना बने, लेकिन जो परफॉर्मेंस वाला सेक्शन है खास तौर पे, जिसमें वो टोटल आपसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असेस करवा रहा होता है, जिस तरह की अगर आपने टेट का क्वेश्चन देखा हो, अकाउंटिंग टीचिंग कंपनी, अकाउंटिंग टीचिंग, वो क्वेश्चन ऐसा है कि वो टोटल उस पे फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल हमने डिस्कस कर रहा होता है। उस पर अगर कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क बन जाए जिसको मैं फॉलो करूं, और मेरा हर क्वेश्चन उसी फ्रेमवर्क में, मतलब मैं अगर उस तरीके से उसको हर क्वेश्चन को करना शुरू कर दूं, तो मेरी उस पर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर ये चीज़ हो जाती है, सिर्फ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो लास्ट सेक्शन है हमारा, ठीक है तो इट सैफ, विल बी हम वेरी इसको, बेनिफिट। ठीक है बैन सैफ, हम इसको कल देख लेंगे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट में कोई फ्रेमवर्क है भी या नहीं। लेकिन मैंने आपको पहले भी क्लियर किया इस बात को कि जैसे AA में फ्रेमवर्क है, FM में फ्रेमवर्क है, F6 में है, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट्स में है। लेकिन PM एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें फ्रेमवर्क नहीं है, सिवाय इसके कि जो वो आपसे सवाल कर रहे हैं आप उसको 1 बाय 1 पार्ट्स को करते जाए। और जब थ्योरी की बात आए, तो थ्योरी का जो भी सवाल होता है ना, वो फॉर एग्जाम्पल, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन मेंशन करता है कि फॉर एग्जाम्पल एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो क्वेश्चन मेंशन करता है कि ये फलाने पैराग्राफ में आपको वहां से एडवांटेज डिसएडवांटेज पिक करने हैं। पैराग्राफ पता चल गया। अब उस पैराग्राफ में लाइन बाय लाइन हर लाइन को आपने चेक करना है कि कहीं इसमें कोई पॉइंट तो नहीं है, कहीं इसमें कोई पॉइंट तो नहीं है, कहीं इसमें कोई पॉइंट तो नहीं है। दैट इज ऑल यू आर गोइंग टू सी। और हर लाइन पे जहां पे भी आपको पॉइंट मिल जाए आप फौरन उसको लिखना शुरू कर दें, उस पॉइंट को बना लें। ठीक है। तो इसी तरह PM में कोई एज सच सेट फ्रेमवर्क नहीं है, सिवाय इसके कि आपने जो भी कैलकुलेशन, जैसे कल भी हमने जो वेरिएंस का सवाल किया उसकी कैलकुलेशन की, और फिर हम पैराग्राफ पढ़ते गए, लाइन बाय लाइन पूरा सिनेरियो पढ़ते गए, जहां हमें जो पॉइंट नजर आया हमने फौरन उस पॉइंट को ड्राफ्ट कर दिया। ठीक है, जहां जो पॉइंट नजर आया हमने फौरन उसको ड्राफ्ट कर लिया। तो इसी तरह से हम चलेंगे। 2 3 चीजों का सिर्फ ख्याल रखना है। पहली चीज, यू हैव टू बी स्पेसिफिक टू द सिनेरियो। जब भी आप थ्योरी का आंसर लिखेंगे, बी स्पेसिफिक टू द सिनेरियो। नेम्स मेंशन करें, कंपनी का हो, कैरेक्टर का हो, कोई मैनेजर का नाम हो, कोई ऑडिटर का नाम हो, जो भी नाम है जरूर मेंशन करें, कंट्री का नाम हो स्पेसिफिक। मजीद कोई परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो कर लें। कोई कंपैरिजन है स्पेसिफिकली पिछले साल से करंट ईयर का, वो कर लें। एंड दिस इज हाउ यू कैन बी स्पेसिफिक टू द सिनेरियो। दूसरा ख्याल ये रखना है कि जो भी कैलकुलेशन करें वो गलत ना हो, ये इंश्योर करें। तीसरा, जो भी आप बात लिखें उसमें लॉजिक हो। ऐसे ही कोई हवाई फायर नहीं करना, आपने उसकी लॉजिक के साथ बात करनी है। अगर आप उसका लॉजिक दे सकोगे ना, तो आपका एग्जामिनर मार्क्स देगा, अगर उसका लॉजिक सही लॉजिक आपने लगाया है तो। अगर सही लॉजिक नहीं लगाया है तो फिर वो मार्क्स नहीं देगा। तो इसलिए आपका हर पॉइंट शुड बी कंप्लीट एंड वेल एक्सप्लेन्ड। कंप्लीट और वेल एक्सप्लेन्ड का क्या मतलब है? कि वो मुकम्मल हो आपकी बात, और अगर उसका कोई इम्पैक्ट FS पे है तो वो बताए ना कि ये, फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, टारगेट कॉस्टिंग का भी हमने चैप्टर किया, वो हमें उसकी कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, तो हम बोल अगर ये इदारा अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने में या कॉस्ट गैप को कवर करने में कामयाब हो जाता है तो इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। इसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के नतीजे में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक ट्रू अच्छी पिक्चर शो होगी इदारे की। अच्छी पिक्चर शो होगी तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मजीद इंटरेस्टेड होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मजीद इंटरेस्टेड होंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में, जिससे अल्टीमेटली कंपनी को फायदा होगा कि उसकी जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस हो जाएंगी। अब आप देख रहे हो मैंने कैसे सीक्वेंस बनाया है कि कॉस्ट कम करने के नतीजे में प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, बढ़ रहा है, प्रॉफिट अच्छा होने से स्टेटमेंट ऑफ इनकम इनकम स्टेटमेंट अच्छा हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट अच्छा होने से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं तो पैसा आ रहा है इदारे में, पैसा आ रहा है इदारे में तो इदारे का लिक्विडिटी मसला हल हो रहा है। बस यही तो लिख रहे हैं। तो मैं कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे आपको दे देती हूँ ताकि इन पॉइंटर्स को आप जहन में रखेंगे। नंबर वन, लुक फॉर पॉइंट्स in every line of question, एंड जहां भी आपको कोई पॉइंट मिल रहा है रेलिवेंट टू द सिनेरियो फौरन लिख ले। मेक नोट ऑफ द पॉइंट इमीडिएटली। ठीक है, उसी बात आसरा नहीं करें, वो पॉइंट लिख लें। अगर आप पार्ट सी पे आ गए हैं, पार्ट सी थ्योरी है, आप लिख लें फौरन उसको, जो जो पॉइंट आपके सामने आता जा रहा है। बी स्पेसिफिक, दूसरा पॉइंट, स्पेसिफिक रहें। स्पेसिफिक कैसे रह सकते हैं? नेम, कंपनी, पर्सन, ईयर, पीरियड, कंट्री, कुछ भी है नाम लिखा हुआ है आप जरूर नाम मेंशन करें। फिर कोई इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज आप शो कर सकते हैं तो वो जरूर शो करें। कोई कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर है, टू द प्रीवियस ईयर और द कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री एवरेज, तो वो जरूर मेंशन करें, नोट डाउन करें। कोई रेशियो आप निकाल सकते हैं, कोई रेशियो आप निकाल सकते हैं एग्जैक्टली तो रेशियो निकाल लें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, कुछ भी जो आपको हेल्प कर रहा है एनालाइज करने में। फिर उसके बाद आपने लॉजिक लगानी है। लॉजिक क्या लगानी है कि भाई ये जो भी आपने इंक्रीज डिक्रीज कंपैरिजन निकाला, इसका एफएस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसका एफएस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कोई इम्पैक्ट है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। गुडविल कंपनी का, उस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, लिक्विडिटी है कंपनी की, उस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। कोई ना कोई आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट जरूर उस पे मेंशन कर देना है। तो ये जब आप फॉलो करेंगे, ये तीन चीजें फॉलो करेंगे, तो आपका इंशाल्लाह जो भी पॉइंट होगा वो कंप्लीट होगा, और वो लॉजिकल होगा, और वो स्पेसिफिक होगा, और रेलेवेंट आपको मेक श्योर करना है जो पूछा गया है इट शुड बी रेलेवेंट टू द सिनेरियो। कॉस्ट के बारे में पूछा गया, कॉस्ट के बारे में बताएं। प्राइस के बारे में पूछा गया, प्राइस के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क है जो आप फॉलो कर सकते हो। अदर देन दैट पीएम में एज सच अगर होता फ्रेमवर्क तो मैं जरूर आपसे शेयर करती, लेकिन कल हम ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट देखेंगे स्पेसिफिकली, तो अगर यहाँ पे हमें कुछ मुझे नजर आया तो जरूर मैं आपको शेयर करूंगी। ठीक है। मतलब ये कि सेक्शन पीएम में सेक्शन सी करने के लिए कोई जो आपने टिप्स एंड जो आप ट्रिक्स कुछ बता रही थी वो ये हैं, इन्हीं को फॉलो किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी एग्जैक्टली, नहीं। एग्जैक्टली। सही हो, लुक फॉर सही पॉइंट्स इन एवरी लाइन होता क्या है कि स्टूडेंट बहुत जल्दी में होता है, वो ठहर ठहर के पैराग्राफ नहीं पढ़ता, क्वेश्चन नहीं पढ़ता। तो एग्जामिनर जो है, ये बात याद रखिए, एग्जामिनर ने पैराग्राफ में हर लाइन में कोई पॉइंट, कोई कोई ये कहते हैं ना हिंट छोड़ा हुआ होता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस हिंट को कैसे कैचअप करते हो। हर लाइन में होता है। अब आप जितने कैच कर सकते हो उतना आपको मिल जाएंगे, जितना नहीं कर सकोगे, जो कर सक बाज औकात कुछ स्टूडेंट्स शुरू के पैराग्राफ में बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं निकाल पाते, हालांकि वहां पे भी पॉइंट छुपा हुआ होता है, वो नहीं निकाल पाते, दूसरे पैराग्राफ से निकाल लेते हैं। जो भी पॉइंट आपको नजर आ रहा है एग्जाम के वक्त, तो वो आप जरूर फौरन उसको नोट डाउन कर लें, उसका पॉइंट बना दें। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट शुड बी रेलिवेंट टू द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट से रेलिवेंट होना चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है,
आई होप यहाँ पे कहानी क्लियर है। कल इंशाल्लाह हम अपने बाकी 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और फिर कोई सीआरक्यू भी देख लेंगे इसका। ठीक है। चलो, मैं बहरहाल ये चीज़ क्योंकि मैं पिछले 6-7 अटेम्प्ट से मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, तो और ये पॉइंट्स आई नो कि यही पॉइंट्स होते हैं, और तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन चल, लेट्स सी। जी सर। ये कह रहा था कि मतलब मैं पिछले तकरीबन 5 to 6 टाइम्स ये पेपर अटेम्प्ट कर चुका हूँ, तो ये पॉइंट्स तो मुझे आई थिंक फ्रॉम डे पहले से वन मुझे पता थे। पीएम से आई थिंक ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको मतलब ये आप ये ट्रिक्स जो हैं वो आप हर जगह यूज कर रहे होते हैं तकरीबन, चाहे आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ रहे हो, ऑडिट ऑडिट में मैं मानता हूँ कि ऑडिट में स्पेशली रिस्क के क्वेश्चंस में और काफी हद तक कंट्रोल्स के क्वेश्चन में आपको आपको मिल जाता है कि वो किस फ्रेमवर्क से किस लाइन लाइन पे आपने चलना है। लेकिन पीएम अच्छा, में जो है देख मैं आपको मैं दिखाती हूँ। मैं आपको मैं दिखाती उसमें हूँ। पी आप कौन सा क्वेश्चन। सवाल कह रहे थे? जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, जरा बताइए मुझे, मैं अभी वो खोल के दिखाती मैम अब इस तरह तो बहुत उसमें है, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि अकाउंटिंग टीचिंग है, अकाउंट जनरल कंपनी है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें वो टोटल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पूरा वो असेस कर रहा होता है, तो उसमें हूँ। एक अकाउंटिंग टीचिंग, ठीक है ठीक है, मिल गया, पेज 94। पेज 94, ठीक है। अकाउंट नजर आ रही है ना स्क्रीन मेरी? नहीं, अभी नहीं शो हो रही। नहीं नजर आ रही है? अब देखें, सही है। अकाउंटिंग टीचिंग का सवाल है। यस। अब आइए, इसकी रिक्वायरमेंट पहले देखते हैं। रिक्वायरमेंट कह रही है, असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन 2000 यूजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एंड द नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स प्रोवाइडेड। सिंपल, इसमें क्या करना है? आपको क्या समझ आ रहा है सैफ, इसमें क्या करना है? इसमें जो अगर रिक्वायरमेंट को देखें तो आपको एक फाइनेंशियल की हेडिंग देनी है और एक नॉन फाइनेंशियल की देनी है। फाइनेंशियल की हेडिंग दे के उसमें फाइनेंशियल की कहानी लिखनी है, और नॉन फाइनेंशियल की हेडिंग दे के उसमें जो नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, लाइक इधर एग्जांपल दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ इसके लेबर, आपका टर्नओवर कितने, स्टाफ कितना छोड़ के जा रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। और तो इस तरह की अब आप नॉन फाइनेंशियल में देख सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि हम इसमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल के एतबार से हमें लिखना है और नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के एतबार से भी लिखना है। तो जब हम फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? रेशियोज। सिंपल। तो सबसे पहले आपको रेशियोज निकालने हैं। आप एक्सेल शीट पे जाके फटाफट से आप पूरे ये 2 साल का जो भी रिकॉर्ड लिखा हुआ है, आप इसको डालोगे और ये 2009 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो जो आप निकाल सकते हो रेशियोज, आप पहले वो निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट, फिर जो जो आपको नजर आ रहे हैं कि आप रेशियोज इसमें से जो जो मैक्सिमम निकाल सकते हो वो आप निकाल लोगे। फिर आप इंक्रीज इन टर्नओवर भी देख लो कि 2009 में 72025 है और इंक्रीज इन टर्नओवर टू द नेक्स्ट ईयर इज कितने से? डिक्रीज है या इंक्रीज है? ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर है या ये प्रीवियस ईयर है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये क्या है? एक्स पहले आते हैं, वाई बाद में आते हैं ना। तो ये फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर है बस और ये अभी करंट ईयर होगा या न्यू ईयर होगा? आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ें, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन की तरह रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, रिक्वायरमेंट पे जाएं। ये है ना, in the year ending 30th November 2009 it held 60% shares blah 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 in 2009 and before 80 company, no, no, no.
Following the completion of development that have been ongoing for some time in 2010, the company was able to offer a far improved services to students. ये अगला साल है, ठीक है, ये पिछला साल है, ये अगला साल है, और ये नवंबर तक का साल है। ठीक है, फिर यहां से कुछ आप रेशियोज निकालोगे, फिर कुछ फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे भी गिवन है, जैसे ये 60% ऑफ द मार्केट शेयर, 20% डिक्लाइन इन डिमांड, यहाँ से भी कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। ओके, अब ये जब आपने सब अपने रेशियोज एक्सेल शीट पे एक जगह बना लिए, लिख लिए कि ये सारी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं, अब आप एक एक करके पकड़ो अपने रेशियो को नहीं पकड़ना, कोई बात नहीं, यहां से आओ, पैराग्राफ का एक एक लाइन पढ़ो और इसमें से पॉइंट्स निकालो कि फाइनेंशियल पॉइंट कहाँ पे नजर आ रहा है तुम्हें, यहाँ पे नजर आ रहा है, बस पहले इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं। इट मेक्स अप इट्स अकाउंट टू 30th November each year, in the year ending 30th November it held 60% of the market share. However, over the last 12 months, the accountancy tuition market in general has faced a 20% decline. 20% डिक्लाइन का मतलब है 60% मार्केट शेयर से उनका मार्केट शेयर कम हो गया होगा, 40% पे आ गया होगा। तो अब आप इस पे बात करो, इस पे लिखो कि मार्केट शेयर अगर गिरा है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, और अगर ये 12 मंथ्स में इतना ज्यादा 20% गिर गया है तो क्या ही गारंटी है कि फ्यूचर में मजीद गिरेगा या बढ़ेगा। क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं कि ये गिरा होगा, क्यों? बिकॉज एसीसी इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, बिकॉज मे बी इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक हालात, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इतनी आमदनी नहीं है। ये सब पॉइंट्स आप लिखोगे, बताओगे, ये कौन सी स्किल है? ये एंटिसिपेटरी स्किल है। जो स्किल्स की मैंने बात की थी कि मैं आपको बताऊंगी स्किल्स, वो ये हैं। ACCA अपना आंसर लिखते हुए, ACCA आपकी ये स्किल्स देखना चाहता है। ACCA आपका टेक्निकल नॉलेज तो चेक कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करने हैं एक स्टूडेंट को, वो ये हैं। द फर्स्ट वन, एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है सैफ? आप रेशियोज एनालिसिस कर सकें, मतलब आपके पास अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है तो आप उसको बता सकें कि इसमें ठीक ग्रॉस है, प्रॉफिट मार्जिन में वो कितना एक वो इंक्रीज रेशियोज डिक्रीज है। निकालना है, रेशियो एनालिसिस। बट यहाँ पे एनालिटिकल स्किल का मतलब है किसी भी पॉइंट, किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी फिगर का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख पाना, कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, और फिर अपना ओपिनियन या कंक्लूजन देना, अपनी एडवाइस देना। इसको एनालिटिकल स्किल कहते हैं, कि जहां पे आपने इस स्टेटमेंट का, लाइक फॉर एग्जांपल कि 60% मार्केट शेयर था, 20% डिक्लाइन हो गया 12 महीनों के अंदर अंदर, इसके अब आप पॉजिटिव असरात और नेगेटिव असरात दोनों देखकर बताना है एग्जामिनर को, फिर कंक्लूजन पे आना है। ठीक है, फिर उसके बाद C फॉर दूसरा स्किल, क्रिएटिव स्किल। क्रिएटिव स्किल का मतलब है कि एग्जामिनर चाहता है कि वो देखना चाहता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी है। सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आते हैं आपको, या सोल्यूशन भी नजर आता है? तो जहां भी आपको रिक्वायरमेंट में मौका मिले, जिस भी क्वेश्चन में, आपने ये स्किल शो करनी है कि यस ये प्रॉब्लम है और इसका ये पॉसिबल सोल्यूशन है, या ये चार पांच पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, या ये दो पॉसिबल सोल्यूशंस हैं। डायरेक्टर को इन दोनों में से चूज करना होगा जो ज्यादा फाइनेंशियली वायबल हो इदारे के लिए, जो ज्यादा वायबल हो इदारे के लिए, उसकी गुडविल इंप्रूव करने के लिए। तो ये क्रिएटिव स्किल है, आपने सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं करनी, उसका सोल्यूशन भी शो करना है। और तीसरा, क्रिटिकल स्किल। क्रिटिकल स्किल ज्यादा हम AA के पेपर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहां पे स्केप्टिसिज्म चाहिए, जहां पे सिर्फ नेगेटिव बात आपको नजर आए कि यार ये स्टेटमेंट तो, इससे तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इदारे के FS पर भी, इदारे के ग्रॉस रेवेन्यू पर भी, इदारे के प्रॉफिट पे भी, इदारे की शेयर मार्केट पे, इदारे की गुडविल इमेज स्पॉइल होगी, ये कोर्ट का केस चल रहा है, इससे तो बड़ा नुकसान होगा इदारे का, लोग इसके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देंगे, लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है गोइंग कंसर्न इशू आ जाए। तो क्रिटिकल होके आपको बात करनी है, क्रिटिकल आपकी स्किल्स शो होनी चाहिए आपके आंसर में। एंड देन फाइनली, द एंटिसिपेटरी स्किल। एंटिसिपेटरी स्किल का मतलब है कि कोई भी एक जुमला पढ़ते ही आप उस जुमले के पढ़ने से उसके पास्ट में
जा सको, देख सको कि अच्छा पास्ट में क्या हुआ होगा, ये जो 60% मार्केट शेयर था ये क्यों था, और अब ये 20% अगर डिक्लाइन हुआ है तो ये क्यों हुआ है। ये सब तो यहाँ नहीं लिखा हुआ सवाल में। तो ये एंटिसिपेटरी स्किल है जो आपके अंदर एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको क्या लगता है कि ये क्यों 60% था, क्या इसमें बड़े अच्छा था जो 60% था, और क्यों अब 20% विद इन 12 मंथ्स डिक्लाइन हुआ है, क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो यानी पास्ट का पता लगा पाना और फ्यूचर का पता लगा पाना विदाउट एनी स्ट्रेट अवे मेंशन के बगैर, सिर्फ एक जुमले के बेस पर आप अंदाजा लगा रहे हो कि पास्ट में क्या हुआ होगा और फ्यूचर में क्या हो सकता है। जब आपकी ये स्किल डेवलप हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी स्किल। क्या कहते हैं सैफ? एंटिसिपेटरी स्किल। और जो एंटिसिपेट। एग्जामिनर यही स्किल्स देखना चाहता है एक स्टूडेंट के अंदर, जब वो चेक करता है पेपर सिर्फ टेक्निकल, जब वो 40s पे रुक रहा होता है बच्चा, तो उसकी ये स्किल डेमोन्स्ट्रेशन कहीं ना कहीं लैकिंग होती है। ये स्किल की डेमोन्स्ट्रेशन लैकिंग होती है जिस वजह से पेपर रुक जाता है। और आंसर्स में चूंकि आप आंसर्स हम लिख नहीं रहे होते, स्टूडेंट्स को मैं अक्सर देखती हूँ कि वो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं या दिमाग में लिख रहे होते हैं, वो प्रैक्टिकली लिखते नहीं है आंसर को। आपको लिखना पड़ेगा आंसर को। जब आप लिखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आप कितना लिख पा रहे हो। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके दिमाग में पूरा करेक्ट आंसर होता है, पूरा उनकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, सब कुछ क्लियर होता है, कैलकुलेशन भी सही होती है, लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं ना तो वो 50% लिखते हैं और 50% खा जाते हैं। वो सोचते हैं मैंने लिख दिया, लेकिन वो लिखा नहीं होता, क्योंकि वो जल्दी में होते हैं, उनको टेंशन होती है, दूसरा सवाल भी है। तो उन्होंने जल्दी 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 उन्होंने लिखा, 50% लिखा जो उनके दिमाग में था, और 50% जो था दिमाग में वो नहीं लिखा। वो नहीं लिखा जिस वजह से आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, ये एसीसीए की स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुए। एसीसीए के स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट नहीं होंगे, आप नहीं हो सकते पास। ये लिख लो मेरी बात, स्किल्स का पेपर है, स्किल चेक किया जा रहा है। कौन सी स्किल्स चेक की जा रही हैं? एसीसीए स्किल्स। एसीसीए स्किल्स। अब हमने कल का वेरिएंस का सवाल किया, आपने देखा 8 मार्क्स, 8 मार्क्स कैलकुलेशन बेस्ड थे, वेरिएंस कैलकुलेट करना था। 8 मार्क्स आपके फुल अच्छे सही हो जाते हैं अगर आपका बिल्कुल कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो तो। ठीक है। बाकी 2 सवाल का थ्योरी था जो कि नॉलेज बेस्ड था, और 4 सवाल का मजीद कुछ थ्योरी था। तो मुकम्मल बात लिखें। मुकम्मल बात जब आप लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, मुकम्मल कैसे होगी बात, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये होगा। प्रैक्टिस करते करते आप खुद अपने पेपर को चेक करें या टीचर से करवा लें, तो आपको अंदाजा होगा कि मैं मुकम्मल जुमले लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा। और एक जो बहुत टेक्निकल चीज है वो ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, कि चूंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं, तो एग्जामिनर ये लाजमी एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ ना कुछ एफएस से कनेक्ट करो बात को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई तो बात हो, कोई तो गुडविल की बात हो, कोई तो ऐसी भाषा इस्तेमाल करो जो कि एक एसीसीए ही भाषा इस्तेमाल करता है, गोइंग कंसर्न, लिक्विडिटी इशू। कुछ तो ऐसा बात बताओ ना कि जो तुम्हें लग रहा है कि इसका फ्यूचर में ये इम्पैक्ट आ सकता है। अगर ये अगर ये अगर ये मार्केट शेयर इसी तरह 20% के हिसाब से गिरता रहा, 20% के हिसाब से हर 12 महीने में गिरता रहा, तो गोइंग कंसर्न का इशू अराइज हो सकता है। ठीक है जी। तो ये सारी बात थी जो मैं आपसे करना चाह रही थी, और ठीक हो गया। इस ये वो स्किल्स थी जो इसमें मुझे आपको डिलीवर करनी थी, जो कि मैंने आज ही कर दी है। और ठीक है। कल कल इसमें की इस क्लास में फिर इंशाल्लाह हम मजीद सीआरपीयूज पे जाएंगे, हम अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद। अब कोई इसमें सवाल है लास्ट आपका तो क्वेश्चन मेरा, जरूर पूछें, बताएं। एक 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 लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि जिस तरह हमने कहा कि वो हम एंटिसिपेट करके हमने फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में 60 to 20% रिड्यूस हुआ है, ठीक है, आपने रिड्यूस कर दिया। फॉर एग्जांपल आगे सिनेरियो में कोई भी ऐसी बात आती है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली ये टीचर्स बात कर रहे होते हैं एफ आर के पेपर में, ठीक है, कि आपने कुछ जो बात लिखी है वो आपकी, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहा जी ग्रॉस प्रॉफिट गिर रहा है, ठीक है, आपने उसके लिए जनरल रीजन आपका एंटिसिपेटरी का यही है कि अब ये डिक्रीज हुआ है, तो आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा। जनरल आप परसेप्शन देख रहे हैं कि जनरली क्या हो सकता है कि ये क्या हुआ होगा कि ये रिड्यूस हुआ है। तो
लेटर इन द सिनेरियो हमने वो एक पैराग्राफ लिख लिया है, 2 लाइनें लिख ली, लेटर इन द सिनेरियो आपको जाके पता लगा नहीं जी भाई, यहाँ पर बात जो थी वो ये थी, इस वजह से जाके हमारा ये जो है वो सिनेरियो जो है वो रिड्यूस हुआ है। अगर हम जिस तरह हम एक एक लाइन को पढ़ रहे, जिस तरह हमने ये लाइन पढ़ी जिसमें वो 60 to 20% है, तो हमने इसको एक पैराग्राफ में बना के लिख दिया। लेटर ऑन सिनेरियो में जाके वो बात निकलती है, पता लगता है जो हमने जर्नल बात ऊपर की थी तो वो हमारी सिनेरियो में नीचे जाके उस बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जी यानी कि वो बिल्कुल। हमारा वो वो वैसा है ही नहीं, एक्चुअल ठीक है। पोजीशन कुछ और ठीक है। है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या जरूरत है, या ये एफआर के देखिए, लिए ये चीज लागू होती है, ये तो पीएम के एक, लिए ये बात लागू नहीं होती। मैं समझ गई सैफ, ये तो एक सेट पैटर्न है। सेट पैटर्न है कि आपको, मैंने अज्यूम किया था कि पता होगा, एंड आई एम श्योर पता होगा, कि फर्स्ट रीड द रिक्वायरमेंट 2 टाइम्स। जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं 2 टाइम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ जाएं कि रिक्वायरमेंट मांग क्या रही है। फिर आपने एक दफा ओवरऑल एक क्वेश्चन को जरा सरसरी से पढ़ना है कि ठीक है, ये रिक्वायरमेंट जो है वो मेरा कहाँ कहाँ आंसर छुपा हुआ है। तो वो आप एक एक नजर आप देख लेते हो, और फिर सेकंड रीडिंग में जब आप आंसर लिखने के स्टार्ट करते हो तो आपको अब पता चल गया कि ये फर्स्ट पैरा या सेकंड पैरा में मेरा पार्ट ए का आंसर है। तो अब आप एक एक लाइन पढ़ के इसमें से डिराइव करते हो आंसर। यूजुअली मैंने देखा है कि क्वेश्चंस में जिस भी सेगमेंट से आंसर होता है, क्योंकि लंबे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि ये जो पार्ट ए है ये फलाने सेगमेंट से लिया गया है, फलाने सेगमेंट में इसके इसका इंफॉर्मेशन या डेटा मौजूद है। तो आप सिंपली सिर्फ उस सेगमेंट में जाते हो और उस सेगमेंट को, उसका पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो और फिर वन बाय वन, लाइन बाय लाइन उसके पॉइंट्स निकालते हो। तो ये सूरत हाल होती है। अगर कोई सेगमेंट वाइज नहीं बताया गया आपको, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। पीएम इतना डरने वाला पेपर ही नहीं है सैफ। इसको मुझे नहीं पता आप क्यों, आई एम श्योर, आई अंडरस्टैंड के जाहिर है जब इंसान जला होता है, दूध का जला होता है तो फूक फूक के कदम रखता है, बिल्कुल सही है, मगर इसको प्लीज सवार नहीं करो, प्लीज इसको लाइट मोड पे लेकर चलो एंड टेक इट स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट। ये पेपर है ही ऐसा, मजेदार पेपर है। पार्ट ए क्या था, सिर्फ वेरिएंस निकालना था 4 मार्क का। पार्ट बी क्या था, सिर्फ वेरिएंस निकालना था 4 मार्क का। अब तुम इसमें आ जाओ, ये सवाल पे आ जाओ टीचिंग का। ये 20 मार्क का सवाल है, ठीक है। अब एकदम तुम 20 मार्क को सवार कर लोगे ना तो तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि जाहिर है डेटा बहुत सारा है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, पूरा 2 पेज का सवाल है। आप पागल हो जाओगे। तो आपने क्या करना है, आप सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाओ, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये सवाल आपसे बड़ा नहीं है। आपके पास दिमाग अल्लाह ने दिया है जिसका इस्तेमाल करना आप जानते हो। आपको सबसे पहले रिलैक्स होके स्टेप बाय स्टेप चीजें लेकर चलनी है। स्टेप बाय स्टेप 20 मार्क का सवाल है, ओके। मेरे 10 पॉइंट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के, 10 पॉइंट नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के बनने ही चाहिए, ठीक है। 10 पॉइंट नहीं बन रहे, मिनिमम 8 8 पॉइंट्स तो दोनों में से निकलें, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया, आपने सबसे पहले, मैंने क्या कहा आपको, रेशियोज निकाल लिए। जो कैलकुलेशन पार्ट है वो पहले कर लो। कैलकुलेशन पार्ट पहले कर लिया, उसके बाद जाहिर है कैलकुलेशन पार्ट आपने ऐसे ही तो आंख बंद करके नहीं किया होगा ना, सवाल एक दफा पढ़ा होगा। एक दफा तुमने पढ़ा सवाल और उसमें से जो जो कैलकुलेशन वाला एरिया था वो आपने किया। जब कैलकुलेशन कर लिया, फिर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक कैलकुलेशन को, एक एक फाइनेंशियल इंडिकेटर को, जो आपको कोई कहानी बता रहा है, कोई बात बता रहा है, जिसको आप एंटिसिपेट भी कर रहे हो और सिनेरियो से भी निकाल रहे हो पॉइंट्स, कि ठीक है, ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ये क्यों कम हुआ है पिछले साल से। कम हुआ है क्योंकि एक रीजन तो सवाल में गिवन है, रीजन उसका कि इस वजह से कम हुआ है क्योंकि डिमांड ड्रॉप हुई है, क्योंकि जो है कोविड आ गया था। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, हो सकता है कि कोई और कॉम्पिटिटर आ गया हो मार्केट में। क्या ऐसा कुछ लिखा है सवाल में? शायद लिखा हो। लिखा है, लिखो। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, फिर नहीं लिखो। फिर कोई और बात के, इकोनॉमिक हालात भी खराब चल रहे हैं, उस कंट्री की इन्फ्लेशन रेट्स भी बढ़ रहे हैं, कुछ तो पॉइंट्स दिए होंगे ना सिनेरियो में, वही पॉइंटर्स निकाल के आपको बस एक्सप्लेन करना है कि आपको क्यों लग रहा है कि वो पॉइंट जिम्मेदार है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के डिक्लाइन होने का। हम कल इस सवाल को तसल्ली से करेंगे, एक एक करके मैं इसका आंसर ड्राफ्ट करूंगी आपके सामने, तो आपको खुद समझ आएगा कि अच्छा ये कैसे करना है। अब इसका कोई, अब अगर आप बोलोगे कि नहीं आप मुझे एक पैटर्न बताएं कि A+B+C=D, तो आई एम सॉरी सैफ, इसमें है नहीं। अगर होता तो मैं जरूर बताती, जो था मैंने सब बताया आपको।
मैंने बताया ये स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट होनी चाहिए, मैंने बताया पॉइंट बाय पॉइंट लेकर चलो, एक एक पॉइंट उठाओ और बस उसका एक पैराग्राफ 3-4 लाइन का लिख लो, आपका 1 मार्क हो गया वहां पे। मेक श्योर करो कि वो कंप्लीट है, एफएस से कोई कनेक्शन है, स्पेसिफिक है, दैट्स इट, दैट्स इट। ये 3 चीजें ही तो देखनी है आपने कि वो सिनेरियो से आपने उठाया है, रिलेट किया है, स्पेसिफिक है कि नहीं है, और वो कुछ ना कुछ उसमें एफएस का इम्पैक्ट, कोई ना कोई आपकी एंटिसिपेटरी स्किल लाजमी उसमें डिस्प्ले हो रही हो। ये 3 चीजों का ओके। ख्याल रखना है, तो वो जुमला आपका वो पैरा मुकम्मल हो जाएगा। और इसी तरह आपने एक एक पॉइंट होता है, जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं ना आप उसको पहले डील कर लो, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है सोचने का। एग्जाम में टाइम नहीं है सोचने का, एग्जाम में आपको जो जो पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स पिकअप करने हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो जो जो पॉइंट आपको लग रहा है कि आप अच्छे से उसको लिख सकते हो और आपको वो वाजे तौर पे नजर आ रहे हैं और फौरन मिल गए, स्टार्ट ड्राफ्टिंग योर आंसर। ठीक है, क्योंकि पीएम में कोई ऐसा सीक्वेंस का केस नहीं है कि आपको सीक्वेंस से ही चलना है, ऐसा नहीं है। आप फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, 2 कॉलम्स बना लें, फाइनेंशियल इंडिकेटर का कॉलम, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर का कॉलम, पॉइंट्स डालते रहें, जहां फाइनेंशियल मिले फाइनेंशियल डाल दें, जहां नॉन फाइनेंशियल का पॉइंट मिले नॉन फाइनेंशियल डाल दें। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि एक दफा, जैसे कि आपका ये एग्जामिनेशन शीट है, ठीक है, आपने पढ़ा, आपने देखा अच्छा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, आपने 2 कॉलम्स का टेबल बना लिया, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिकेटर, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर, ठीक है, अब आप सिनेरियो पढ़ना शुरू हुए शुरू से। अब आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपने कहा हाँ मुझे एक ये मार्केट शेयर वाला पॉइंट मिला है, ये फाइनेंशियल इंडिकेटर है, आपने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया मार्केट शेयर। फिर दूसरा पॉइंट पढ़ते गए लिखते जाओ, जो जो पॉइंट्स मिल रहे हैं शॉर्ट में लिखते जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर नजर आ रहे हैं, एम्प्लॉइज छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लिखते जाओ, शॉर्ट शॉर्ट बुलेट्स बना दो। जब बुलेट्स बन जाएंगे, अब आप सेकंड टाइम पूरा सिनेरियो पढ़ो और उसको प्रॉपर आंसर, प्रॉपर पॉइंट पॉइंट फॉर्म का पूरा पैराग्राफ फॉर्म का आंसर लिखते जाओ। तो इस तरह आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है मुझे 8 पॉइंट्स मिल गए, फाइनेंशियल के 8 पॉइंट्स मिल गए, नॉन फाइनेंशियल के, अब मैं इसको फटाफट प्रॉपर इसको कंप्लीट करना शुरू करता हूँ, उसका पूरा ड्राफ्ट करना शुरू करता हूँ, और ड्राफ्ट कर लिया। तो 8-8 पॉइंट्स भी अगर आपके हो गए ना, वेरी गुड। आपको अगर 2 पॉइंट्स नहीं मिल रहे, आप छोड़ें इस क्वेश्चन को, आगे जाए, आगे जाए, इस पे स्टक नहीं होगी, मुझे तो 2 पॉइंट्स मिल ही नहीं रहे, अब जब तक ये नहीं मिलेंगे मैं दूसरे सवाल पे नहीं जाऊंगा। प्लीज डोंट डू दैट। बोलो कि हाँ अभी यहाँ इतना मिल गया है, लिख दिया है, आगे चले जाओ, मैं फिर आऊंगा वापस, टाइम बचेगा फिर से आऊंगा, फिर से कि बस 2 पॉइंट्स दोबारा से ढूंढ के लिख दूंगा जो समझ आ रहा है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी और इस अप्रोच से आपने चले, और रिलैक्स होके जितना आप, सबसे पहली शर्त यही है सैफ की, रिलैक्स हो जाओ। जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे ना, जितना कुछ आपको आता है ना वो सब वेस्ट हो जाएगा, सब डस्टबिन में चला जाएगा, सब नर्वसनेस का शिकार हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते ही इसी को है, कि बी प्रेजेंट, जो है उसको करो, डोंट लुक फॉर परफेक्शन, प्लीज डोंट लुक फॉर परफेक्शन, जस्ट डू इट, एंड आई नो यू नो इट यार। मैंने आपको तकरीबन अब 5-6 महीने हो रहे हैं मैं आपके साथ हूं, मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि आपकी कोई नॉलेज में कमी है, किसी मोमेंट में मुझे नहीं लगा कि आप कम मेहनत कर रहे हो या आप जो हो अनप्रिपेयर्ड आते हो क्लास में। माशाल्लाह आपकी मेहनत है, आप पढ़ रहे हो, आप 100% टाइम दे रहे हो, आपको चीजें समझ आ रही, और आपसे हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि आंसर्स रॉन्ग हो रहे हैं आपके सारे के सारे, आपसे हो रहे हैं आंसर्स भी करेक्ट हो रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट, दैट चीजों को आप बहुत स्ट्रेस आउट कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। इस स्ट्रेस को छोड़ो, हटाओ, अपने ऊपर यकीन पैदा करो, तुम कर सकते हो, बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू इट। और आप कर रहे हो माशाल्लाह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बस ये जो नर्वसनेस चीज आ जाती है या स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है ना, तो उससे जो एक आइडिया का फ्लो है वो रुक जाता है कहीं ना कहीं, वहां फिर फंसाव आ जाता है, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो वो नहीं आने दो, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, और माशाल्लाह तुम कर रहे हो और तुम बड़ा बेहतरीन कर रहे हो। और सिर्फ इस वक्त आंसर प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन किट प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। सीआरक्यू है, मैंने आपको बोला 3-3 सीआरक्यू उठाओ, प्रैक्टिस करो, करो खुद से। क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, करो, फिर आंसर को चेक करो कि मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए, कौन सा पॉइंट मिसिंग है, अच्छा ये पॉइंट मिसिंग है, ठीक है, याद कर लिया आपने कि अच्छा अब नेक्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये पॉइंट जरूर याद रखना है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है आपने,
इस तरह करते जाओ। और ये जो अभी हमारे गुड 15 20 25 डेज हैं, इसमें आपने सिर्फ इसी पैटर्न को और इसी स्टाइल में चलना है। सीआरक्यू ड्राफ्ट करें, आप मुझे दिखाना चाह रहे हैं, आप सेंड करें अपने आंसर्स में, आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस आंसर्स को चेक करूंगी और स्पेसिफिकली आपको बता दूंगी कि सैफ आपका, आप सही जा रहे हो, सही ट्रैक पे हो या नहीं, यहाँ पे मसला है, इसको इस तरह बेहतर कर लो, आप आंसर मुकम्मल नहीं कर पा रहे या मुकम्मल कर पा रहे हो, या हो सकता है अकाउंटिंग लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर रहे, या फलाना कैलकुलेशन आपने इसमें क्यों नहीं डाला। तो मैं फिर उस तरह जब आपको गाइड करूंगी ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ठीक है मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ या मेरी थ्योरी के आंसर में कहाँ कमी हो रही है बस। राइट, मैं ठीक है। अब इसी तरह करते हैं कि मैं तकरीबन 2018 तक मेरी जो है वो तकरीबन गेट में कॉस्टिंग की भी गेट कंप्लीट कर चुका हूँ एमसीक्यूज की। उसके बाद मॉक्स वगैरह स्टार्ट करने हैं, तो मेरी कोशिश होगी तकरीबन मैं 10 to 12 मॉक्स में सॉल्व करूँ। कुछ 3 3 4 मॉक्स आपके भी हैं, और 6 7 मॉक्स या राउंड अबाउट इससे ज़्यादा मेरे पास भी मॉक्स पड़े हैं। एक मिनट तो बस मैं आ भी वो मॉक्स मॉक्स जो है वो मैं सॉल्व करके आपको इंशाल्लाह शेयर देखो मैं करूंगा। और आपको सिर्फ टाइम रख के मैं आपको टाइम सिर्फ रख के टू उसको। मॉक्स दूंगी। मैं सिर्फ आपको 2 मॉक्स दूंगी, बाकी जो है रिवीजन किट के पीछे जो मॉक्स हैं वो आपने मुझे प्रॉपर करके देने हैं। मैं मेरे तरफ से आपको 2 मॉक्स मिलेंगे, ठीक है। ओके। और बाकी जो रिवीजन किट में कितने मॉक्स हैं हमारे पास, एक मिनट। काफी सारे मॉक्स हैं, रिवील किट के अलावा भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बस काफी सारे प्रैक्टिस। मॉक 3 मॉक्स हैं, ठीक है। 3 मॉक्स है मेरे पास इधर, बीपीपी के 3 मॉक्स है, कैपलान के भी मॉक कर लो, उठा लो अगर टाइम है आपके पास और करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपके ये इस तरह से हो जाएंगे, 6 7 मॉक्स हो जाएंगे बल्कि, 3 यहाँ से, 3 कैपलान से, 2 मेरे। राइट। ठीक है, तो ये करो। और मुझे फिर आंसर्स जब आप दिखाओगे ना कि ये मैंने लिखा है, तो फिर मैं उसमें आपको एग्जैक्टली बता सकूंगी कि ठीक है कहाँ गलती हो रही है। जहां तक कैलकुलेशन की बात है, अभी तक सिर्फ सिली मिस्टेक के अलावा आपका कॉन्सेप्चुअल और फॉर्मूला सब सही है। सिर्फ कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो या सिली मिस्टेक हो रही है या वो डेसिमल का मसला हो रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा अभी तक कोई और मसला नहीं नजर आया मुझे। ठीक है सैफ, आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है, कुछ ठीक है। आपको बेहतर फील हो रहा होगा, कुछ क्लैरिटी आई होगी चीजों की। कल हम मजीद सीआरक्यू, जब वो 2 चैप्टर्स कर लेंगे तो हम सीआरक्यू भी कर लेंगे इंशाल्लाह। और अब तो बस हमने सीआरक्यूज ही करना है जितने दिन भी हैं, सीआरक्यूज पे ही फोकस रहेगा। तो करेंगे इंशाल्लाह मिलके, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, हर टॉपिक से 3 3 सीआरक्यूज करना शुरू करो, टॉपिक वाइज। और फेज 1 फेज 2 फेज 3, इस तरह 3 3 जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके कुल मिला के 12 सीआरक्यूज तो हो जाएंगे एग्जाम से पहले। राइट। राइट। ठीक है, तो ये ठीक है। तरीका। चलें जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह